तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है इकोनॉमी सेशन। ये विजन आईएएस की सितंबर की पार्ट 3 है। और इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 है पॉलिटी का, पार्ट 2 है इंटरनेशनल रिलेशन का, पार्ट 3 है जो इकोनॉमी का होगा। और ये पहली न्यूज़ जो हमें दिख रही है वो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की। तो डिस्कस करने से पहले मैं बस चाहूँगा कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो क्या है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 ऐसे एक्ट पास करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिफॉर्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर को। तो इसमें 3 एक्ट है: द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और तीसरा जो एक्ट है वो द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो हम तीनों एक्ट के बारे में बात करेंगे ब्रीफली। तो पहला ये बस देख लेते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों थी रिफॉर्म्स की। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अभी भी फार्मर्स जो है वो इंडेप्टनेस में फंस जाते हैं। इंडेप्टनेस मतलब कि कर्जे में फंस जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल लोन नहीं मिलता तो वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, बैंक के, क्योंकि बैंक के पास सारे एनपीएज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता। इसी वजह से मनी लेंडर से लेते हैं और फिर वो डेप्थ में फंस जाते हैं। स्टैग्नेशन ऑफ ट्रेड और माइग्रेशन पैटर्न्स अमंग दो अदर्स। ठीक है। इश्यूज विद एपीएमसीज। एपीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो द स्टैंडिंग कमेटी जो बैठी थी एग्रीकल्चर में 2018 से 19, उसमें कुछ कुछ इश्यूज हमने देखे गए थे। उसमें देखा गया था एपीएमसी जो होती है और जो मार्केट होती है उसमें ट्रेडर्स होते हैं, बट वो लिमिटेड होते हैं। उसकी वजह से वो कार्टलाइज कर देते हैं और मतलब एक तरह से मोनोपलाइज कर लेते हैं। उसकी वजह से कंपटीशन कम हो जाता है, तो ज़्यादा लोग आना चाहिए इवेंचुअली, बट रियलिटी में क्या है कि बहुत कम लोग आ रहे हैं और कम लोग ही अपना ट्रेड कर पा रहे हैं, और वो ही पावर को लिमिट कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि और भी लोग आए। तो इजी नहीं है और लोगों के लिए एंटर करना मार्केट को जिनको बेचना है एपीएमसी में। अनड्यू डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन चार्जेस एंड मार्केट फीस, ये भी एक प्रॉब्लम है। और चौथा प्रॉब्लम यही है कि हाईली रिस्ट्रिक्टिव इन प्रमोशन ऑफ मल्टीपल चैनल्स ऑफ मार्केटिंग, सच एज मोर बायर्स, प्राइवेट मार्केट्स, डायरेक्ट सेल टू बिजनेसेस एंड रिटेल कंज्यूमर। ये सारी दिक्कतें आ रही है। अदर मोटिवेशन क्या है? हाई पावर कमिटी ऑफ 7 चीफ मिनिस्टर रिकमेंड चेंजेस टू द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है जो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सही रहता। क्योंकि अगर वो होता तो बहुत ज़्यादा सही रहता, बट ये चीज़ें हमें और चाहिए। तो रिकमेंडेशन मांगे थे लेकिन वो अभी भी फुलफ़िल नहीं हुए। और ये यही है कि बेसिकली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हाई पावर कमीशन कमेटी बैठी थी वो चाह रही थी। अब ऑपोजिशन क्यों है इस बात पे? ऑपोजिशन इसलिए है क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो अभी भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से ऑपोजिशन इस बिल को अपोज कर रहा है। तो पहला है कि वायलेशन द फेडरल स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट में आता है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हो कि 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद होना चाहिए कौन सा शेड्यूल बात करता है तीनों स्टेट लिस्ट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेट लिस्ट जो होती है, स्टेट सब्जेक्ट जो होता है वो एक एग्रीकल्चर उसका पार्ट है जो कि स्टेट के अंडर आता है। तो इसी वजह से हर स्टेट का अलग अलग कंसेंसस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक दिक्कत यही है कि फेडरल स्पिरिट को वायलेट करता है, क्योंकि स्टेट से पूछा नहीं गया। इंटरफेयरिंग स्टेट सब्जेक्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली अनवाइज। तो ये वही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने साइन कर रखा है जुरिडिक्शन, उसको आप एक तरह से हैम्पर कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। इसके अलावा देखते हैं नॉट इंक्लूसिव ऑफ फार्म ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे किसी से कंसल्ट नहीं करी गई, कोई मेजर फार्म ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी हैं उनसे कंसल्टेशन ही नहीं करा गया। चौथा वही है जो बहुत ही ज़्यादा वैलिड रहता है आजकल, कि डिस्कशन ही नहीं हो रहा पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में कोरोना वायरस की वजह से लिमिटेड चीज़ें कर दी गई है। हमें देखा था पहली न्यूज़ पॉलिटी में कि क्वेश्चन आवर हटा दिया गया था, तो वो भी कॉन्ट्रोवर्सी रहा था। और यहाँ पे भी कॉन्ट्रोवर्सी रहा है कि यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ इस एक्ट के बारे में। और क्या है इस चीज़ में, और इसकी चीज़ में ये इम्पोर्टेंट है कि और कौन से रिफॉर्म्स के स्टेप देखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो कृतज्ञा हकतोन है। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो फिर प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए, लेकिन
जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वो मैं आपको बता पा रहा हूँ. With an aim to promote potential technology solution for enhancing farm mechanization with special emphasis on वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. आईसीआर जो हमें पता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको अनाउंस करा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसको ये किसके अंडर है? ये है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, तो इसके अंडर आता है NAHEP. ठीक है. इसका मेजर एम क्या है कि डेवलप करना है रिसोर्सेज और मैकेनिज्म जो कि इसको सपोर्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज़ को एडवांस करे और बेटर गवर्नेंस और मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हो. इस प्रोजेक्ट का प्रपोज यही है कि 50-50 बेसिस पे होगा. 50 होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा और 50 होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इम्प्लीमेंट कराया जाएगा एजुकेशन डिवीजन के द्वारा जो कि ICR न्यू दिल्ली में है. ठीक है. अब इसमें स्टूडेंट फैसिलिटीज़ और इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर आएंगे. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है. सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल, तो ये भी एक चीज़ लॉन्च करी जाएगी. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको लॉन्च करेगा. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डेवलप बाय द, अभी डेवलप किसने करा है? डेवलप करा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर टू इम्प्रूव सर्विसेज ऑफ फार्म मशीनरी टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड क्रिएट ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मशीन्स. तो ये डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, और ये इंप्रूव करता है फार्म टेस्टिंग को और ट्रांसपेरेंसी बनाता है, और ये फैसिलिटी करता है मैन्युफैक्चर को कि वो अप्लाई करे, कम्युनिकेट करे और मॉनिटर करे टेस्टिंग को. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से. अब इसी का जो सब पार्ट है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट, जो हमने पहले सबसे पहले न्यूज़ में देखा था कि इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करना है. तो आप ये देख सकते हो उधर भी, तो तभी मैंने बोला ये सब पार्ट है इसका. ठीक है. तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हो. हाँ, तो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है. इसमें हम की फीचर्स देख लेते हैं इसके बारे में. ट्रेड फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस, दिस एक्ट विल अलाउ इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट. इंट्रा और इंटर में डिफरेंस होता है. इंट्रा होता है, इंटर होता है विद इन द स्टेट, इंट्रा होता है आउटसाइड द स्टेट. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ों पे फोकस करता है और ये प्रोड्यूस कर सकता है आउटसाइड द फिजिकल प्रीमाइस ऑफ द मार्केट, जो भी मार्केट रन करी है उससे आउटसाइड भी कर सकता है अंडर द स्टेट APMC एक्ट, और अदर्स मार्केट्स यू नोटिफाई अंडर द स्टेट APMC एक्ट. तो इसका इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडर्स कहीं भी अलाउ कर सकते हैं आप ट्रेड करने के लिए. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होगी क्योंकि आपको पता ही है आप आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, डिजिटल इकोनॉमी चल रही है. इसकी वजह से इट परमिट्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ शेड्यूल फार्मर्स प्रोड्यूस एग्रीकल्चर रजिस्टर्ड अंडर APMC. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में ये है कि वो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेड्यूल फार्मर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं APMC के द्वारा, वो भी एक स्पेसिफिक ट्रेड एरिया में. ठीक है. और इकोनॉमिक ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन जो होगा फैसिलिटेट करेगा डायरेक्ट और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि आजकल आप देख सकते हो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही बाय और सेल हो रही है. इसलिए तो डिजिटाइजेशन कर देंगे, उसको डिजिटल कर देंगे, तो फिर आप ट्रेड आराम से कर सकते हैं फार्मर्स. बट इसमें दिक्कत ये भी है कि आपको बताना पड़ेगा उनको कि कैसे आपको करना पड़ेगा ट्रेड. तो यहाँ पे जो एंटिटीज़ इस्टेब्लिश करेंगे, ऑपरेट करेंगे प्लेटफॉर्म को, वो कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म्स होंगी, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होंगी, जिसका परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, पैन नंबर होगा, जो कि इनकम टैक्स 1961 के अंडर रजिस्टर्ड होगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट नोटिफाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. इसके अलावा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्रीकल्चर सोसाइटी है वो भी आ सकती है इसमें. ठीक है. अब यहाँ पे मार्केट फ़ी को अबॉलिश करा जाएगा. द एक्ट प्रोवाइड्स स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेवाइंग एनी मार्केट फीस. तो जो पहले स्टेट गवर्नमेंट एक फ़ीस लेवाया करती थी वो अब नहीं लेगी इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर वो फीस नहीं लेगी तो फिर यहाँ पे पैसे थोड़े बच जाएंगे इनके पास, फार्मर्स के पास. तो इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो पहला ही रिड्यूस करेगा इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो बीच के बिचौलिए होते हैं, जो बीच में खा लेते हैं पैसा. तो ये जो न्यू लेजिस्लेशन है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहा है जहाँ पे फार्मर्स और ट्रेडर्स एक इन्जॉय कर रहे हैं फ्रीडम टू सेल एंड परचेस, जो वहाँ पे कोई बीच में है नहीं, है ना. अगर मैं मान लो ऑनलाइन किसी चीज़ में बेच रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे बस वो कस्टमर मिलेगा, तो वहाँ पे कोई बीच का नहीं मिलेगा जो कि उस कस्टमर तक ले जाएगा. तो ये मोनोपोली एंड कर देगा.
तो उसमें वो एग्जांपल दिया है बिग बास्केट का कि आप आराम से सेल कर सकते हो, और टर्मरिक फार्मर नाउ कैन सेल हर प्रोडक्ट टू बिग बिग बास्केट इन दिल्ली विदाउट एनी मंडी टैक्स और ट्रेडर कमीशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कि इंटीग्रेटेड मार्केट, मार्केट अब एक बड़ा मार्केट बना दिया है जहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं हो। तो बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड हो गया है, ठीक है, जो कि अब सरप्लस एरिया से, जो डेफिसिट एरिया से अब सरप्लस का तरफ बढ़ जाएगा। तो इससे एक आइडिया निकलेगा जिसका नाम है वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। करंटली द एग्रीकल्चर मार्केट आर वेरी फ्रैगमेंटेड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रैगमेंटेड वाला है कि बिखरे हुए हैं, अभी कंसोलिडेट नहीं है। तो इसी वजह से जो उनकी एवरेज जो प्राइस होती है वो रेंज करती है, ठीक है, सबके बिखरे हुए हैं इसलिए हर स्टेट का अलग रहता है। जैसे 2042 आपका आगरा का है क्विंटल का, अगर बताऊँ राइस का एवरेज प्राइस, और 5102 है इसका गंगटॉक का जो सिक्किम में है। तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो इंकरेजिंग एपीएमसी रिफॉर्म्स, एपीएमसी रिफॉर्म्स के लिए भी हमने करा है। प्राइवेट मार्केट्स को पुट प्रेशर ऑन एपीएमसी, द एक्ट डज नॉट रिपील द एपीएमसी to infuse more transparency and efficiency in their functioning. The state government has a significant role इन रिफॉर्मिंग द एपीएमसी। एपीएमसी को ये इंकरेज करा, ये हटा नहीं रहा। अब इसमें क्या है कि ये डीपॉलिटाइज करेगा कमिटीज़ को और उनको फार्मर फ्रेंडली बनाएगा। पहले वो फार्मर फ्रेंडली नहीं थे, वो ज़्यादातर जो मिडिल मैन है या जो सेलर है उसके तरफ बायस था। टू अलाउ एपीएमसी मार्केट टू कम्पीट विद प्राइवेट मार्केट्स, द सेस लेवाइड ऑन द मार्केट ट्रांजेक्शन कैन बी विप्ड, प्राइवेटाइजिंग मंडीज दैट आर नॉट विजिबल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इश्यूज़ क्या है इस चीज़ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सडनली हम चेंज कर रहे हैं एक मार्केट मैकेनिज्म को जो कि अभी तक सही से हुआ नहीं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बता रहा है कि बिहार में क्या हुआ था, एक बार ये एपीएमसी को रिपील कर दिया था ताकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर सके। बट क्या हुआ कि ये एक बेनिफिशियल नहीं रहा, क्योंकि जो चार्ज था वो सब डिविजनल ऑफिसर्स को दिया गया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक इरोजन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि टाइम टू टाइम नहीं हो पा रहा था और बहुत ही बेकार तरीके से रखा गया था, और फार्मर्स को एक हाई ट्रांजैक्शन चार्जेस को पे करना पड़ा, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत थी। और उन्हें पता नहीं था कि प्राइसेस का इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि फार्मर्स को पता होना चाहिए हर चीज़, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस दोनों लानी पड़ेगी। द एक्ट क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट एरियाज रेगुलेटेड बाय द मंडी अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड द ट्रेड एरियाज नाउ अंडर द सेंट्रल एक्ट्स, दस रिस्किंग अ प्रॉब्लम ऑफ ड्यूल रेगुलेटरी मार्केट। ये भी इम्पोर्टेंट है। असमें एक और चीज़ है कि यार यहाँ पे जो मार्केट है दो हो जाएंगी, इसकी वजह से दिक्कत ये आ जाएंगी, दो दो अलग अलग मार्केट है, तो एक आर्टिफिशियल डिस्क्रिप्शन है। और हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो अनरेगुलेटेड मार्केट स्पेस है वो भी ट्रेड एरिया पे है, जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। जो दूसरा है हमारे पास न्यूज़ वो है 3.1.2, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तो इसके फीचर्स क्या है कि फार्मिंग ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। फार्मिंग एग्रीमेंट होगा जहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एक फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर एंड बायर। तो ये एक इसका जो मिनिमम टाइम होगा वो होगा एक क्रॉप सीजन का, और जो मैक्सिमम होगा 5 साल का होगा। जो प्राइस होगा फार्मिंग प्रोड्यूस का वो भी मेंशन होगा एग्रीमेंट में, अगर कुछ वेरिएशन होगी वो भी एक उसके बारे में एक रेफरेंस दिया जाएगा। और जो फर्दर प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन शुड आल्सो भी मेंशन इन दिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये मेंशन होना चाहिए अग्रीमेंट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। डिस्प्यूट मैकेनिज्म के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, कॉन्सोलेशन बोर्ड सेटअप करा जाएगा, जो कि फेयर और बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा पार्टीज़ का। जो भी जितने भी डिस्प्यूट है वो रेफर करे जाएंगे बोर्ड फॉर रेजोल्यूशन के, ठीक है। अगर डिस्प्यूट अभी भी अनसॉल्व रहता है तो 30 डेज़ के बाद पार्टीज़ को अप्रोच करना पड़ेगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को फॉर रेजोल्यूशन को। पार्टीज विल हैव राइट टू अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी मतलब हायर अथॉरिटी को उनके पास राइट होगा अगर वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अगर मान लो सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट ने एक बताया कि भाई आपका जो भी एग्रीमेंट है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा और आपको जस्टिस नहीं लग रहा सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो आप
हायर अथॉरिटी को अपील कर सकते हो। तो बोथ मजिस्ट्रेट एंड अपीलेट अथॉरिटी विल रिक्वायर टू डिस्पोज ऑफ द डिस्प्यूट विद इन द 30 days ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। 30 days के अंदर ही वही रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट क्या है इसके? पहला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करेगा, जहाँ पे जो फार्मर्स है और जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएंगे और उनको डायरेक्ट एक मौका मिलेगा। लोअर रिस्क फॉर फार्मर्स की आराम से चीज़ें हो जाएंगी। रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबल नहीं होगा क्योंकि एग्रीमेंट में होगा, सब कुछ लिखा होगा। इम्प्रूव इम्पोर्ट्स का मतलब ये है कि अब कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो कॉर्पोरेट्स इवेंचुअली अच्छे इनपुट्स देंगे इनको, HYV सीड देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, रिसर्च और न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे आराम से, क्योंकि फार्म सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है वो चाहेगा कि फार्मिंग सेक्टर ज़्यादा डेवलप हो, क्योंकि उनको इवेंचुअली प्रोडक्शन से मैटर करता है। इसके अलावा अब इसमें और क्या है कि यहाँ पे इनपुट्स इम्प्रूव हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है, और मार्केटिंग के लिए रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, फार्मर्स को कुछ करने नहीं होगा, सारा जो कुछ करेगा वो बायर्स ही करेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो आ चुका है उसकी वजह से चीज़ें और एफिशिएंटली काम करेंगी। इश्यूज़ क्या है इसमें? अभी भी इश्यूज़ हैं। फार्मर्स को लग रहा है कि जैसे ही पास हो जाएगा तो MSP हट जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉयट हो जाएंगे कॉर्पोरेट्स की वजह से, और उनको यही डर है कि बिग कॉर्पोरेशन प्रॉफिट के चक्कर में उनको ही घसीट ना दे पूरा। और पर गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई करा कि यार MSP रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि जो प्रोटेक्शन टू फार्मर्स अगेंस्ट प्राइस एक्सप्लॉयटेशन अभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करा गया है कि कौन सा मेथोडोलॉजी है। ऑल्दो बोला गया कि एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, पर तब भी मतलब अगर मान लो कुछ वेरिएशन होगा तो कैसे होगा, तो उसका कुछ मेथोडोलॉजी नहीं है। कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ रिटन कंसेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स। तो ये चीज़ मुश्किल हो जाती है कि फार्मर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑल्दो वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाता है। इसमें यही था। बाकी 3.1.3 द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020 की बात करें तो इसमें रेगुलेशन हो जाएगा फूड आइटम का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? रेगुलेट कर देगी सर्टन सप्लाई ऑफ सर्टन फूड आइटम विच इंक्लूड्स ये सारे पल्सेस, पोटैटो, सीरियल्स, ऑनियन, एडिबल ऑयल्स, वट एवर। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ही रेगुलेट कर पाएंगे, जो कि होगी वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, नेचुरल कैलामिटीज ऑफ द ग्रेव नेचर। जो पहला का एक्ट था 1955 का एसेंशियल कमोडिटीज़ का, वो एम्पावर करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डिज़ाइन कर सकते हैं सर्टेन कमोडिटीज़ को, सच एज फूड, फर्टिलाइजर, सबको सब एसेंशियल आइटम्स पे आ जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट और प्रोहिबिट द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी 1955 के बाद। बट क्या हुआ है 2020 के बाद थोड़ा सा इसका ज़्यादा ही स्कोप बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि अब आपको पता है कोरोना वायरस के चक्कर में चीज़ें कैसे चेंजेस आ गए हैं चीज़ों में, उसकी वजह से भी लॉ में थोड़ा चेंजेस आना ज़रूरी पड़ जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक लिमिट भी दिखा रखी है कि द एक्ट इम्पोजेस ऑफ एनी स्टॉक लिमिट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन प्राइस राइज। इसके अलावा आप देख सकते हो स्टॉक लिमिट का जो इम्पोज होना चाहिए वो 100% इंक्रीज़ होना चाहिए रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, और सेकंड है 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम। नॉन पेरिशेबल में जो सड़ते नहीं जल्दी। द इंक्रीज इन प्राइस विल बी calculated over the price prevailing immediately preceding 12 months or the average retail price of the last 5 years, whichever is lower। तो स्टॉक लिमिट इस बेसिस पे रहेगी। 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट यही है कि इसका हरासमेंट नहीं होगा बिजनेस और ट्रेडर्स का। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लगा रखे हैं कि गवर्नमेंट देख लेगी कि अगर मतलब कोई ऐसा बिजनेसमैन हरासमेंट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं हो पाएगा। होर्डिंग नहीं हो पाएगी, जो हो जाती है कई बार लोग होर्ड कर देते हैं। होर्डिंग मतलब बेसिकली होता है कि मान लो मेरे पास ऑनियन बहुत सारे हैं और मुझे पता है कि इसका अभी प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अगर उसको रोक दूँ एक जगह और फिर एकदम से प्राइस बढ़ेगा उसका, तब मैं इसको बेचूँगा, तो फिर ये चीज़ उसको ख़त्म कर देती है, जो कि आजकल हो जाता है कई बार। हेल्थ रिड्यूस वेस्टेज एज स्टोरेज फैसिलिटीज़ इम्प्रूव। कि इंडिया में आपको पता ही है कि हमारी अभी भी इतना अच्छा नहीं है स्टोरेज फैसिलिटीज़,
इंडिया लूजिंग अ थर्ड of the agriculture produce post harvest. Businesses found it difficult to devise a solution to the less decrease the loss mainly due to regulation. अब इसमें ये भी है कि जो अट्रैक्ट होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा कोल्ड स्टोरेज का, वाटर वेयर हाउसेज और प्रोसेसिंग का। अगर आपको पता है तो पीडीएस सिस्टम के अंडर दो चीज़ होती हैं। एक होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में ज़्यादातर सप्लाई रहती है, लेकिन हमें पता है, हमें ये भी पता है कि बफर स्टॉक में कैसे चूहे अभी उसको खा रहे हैं, खाने को जो कि बचा हुआ है। तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात हो रही है कि यहाँ पे नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गई कोल्ड स्टोरेज का, ताकि वो प्रिजर्व हो पाए, प्राइस स्टेबिलिटी बड़ा रहेगी और फार्मर की इनकम राइज होगी। ठीक है। इश्यूज़ क्या है इसमें? इश्यूज़ ये है कि सबको कुछ एक्सपर्ट को ये फील हो रहा है कि यहाँ पे अगर लीगलाइज कर दो होर्डिंग को तो लाइसेंस नहीं होगा ट्रेड करने के लिए इन कमोडिटीज़ को। इसकी वजह से क्या होगा कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे बायर्स। ठीक है। अब कंप्लीट डीरेगुलेशन कमोडिटीज कुड लीड टू डेंजरस सिचुएशन, फूड सप्लाई प्रॉब्लम ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। सो ये भी एक चीज़ है।